हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी पे। और आज की रिवीजन क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो क्या क्या खास रहा है जुलाई 2025 महीने में और क्या जरूरी है हमारी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी बातें हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो एक अच्छा खासा कंप्लीट सेशन रहने वाला है आप लोग के लिए। तो बिल्कुल सभी बातों को ध्यान से सुनिए, जानिए, समझिए और बस ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ में। तो बढ़ते हैं आगे। और वैसे भी प्रीलिम्स पिछले साल का जो 2025 का रिजल्ट था वो आ चुका है। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली आपको तैयारी करनी है, फोकस्ड रहना है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करना है और साथ ही जितना ज़रूरी हो सकता है आप लोग को उतना MCQs और PYQs भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारे जिस तरह के अब तक के सेशंस रहे हैं उसी के ही हिसाब से आज का सेशन की शुरुआत भी हम लोग पहले करते हैं गवर्नेंस से और पॉलिटी से। तो हमारी जो शुरुआत है वो राज्य व्यवस्था और शासन है, यानी कि मेनली हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे खास रहने वाला है, यहाँ पर सभी बातें समझते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है राइट टू रिकॉल। तो वैसे ये राइट टू रिकॉल अभी हाल ही में भी चर्चा में रहा था, जिस समय हमारे पार्लियामेंट के अंदर राघव चड्ढा ने बात की थी कि राइट टू रिकॉल के लिए नियम भारत में बनाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से थीम ठीक प्रकार से ये सेम बिल्कुल लास्ट भी चर्चा में रहा था जुलाई के महीने में। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर है आइए एक बार समझते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि रिकॉल जो है ये चुनाव मतदाताओं को प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किसी निर्वाचित अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही पद से हटाने की अनुमति देता है। तो राइट टू रिकॉल में होता क्या है कि जिस तरह से जनता चुन करके किसी व्यक्ति को MLA या MP बनाती है, ठीक उसी तरह से वो वोट करके उस व्यक्ति को उस पद से हटा भी सकती है। यानी कि एक निर्धारित समय तक अगर ये देखा जाए कि वह व्यक्ति पद के योग्य नहीं है या काम नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति को पद से हटा देना उचित है और ये काम जनता खुद अपने हाथों से करेगी। उसे ही राइट टू रिकॉल कहते हैं। यानी जिस तरह से आपको चुना गया ठीक उसी तरह से आपको वापस भी बुलाया जा सकता है। तो इसकी शुरुआत उस समय आवश्यक संख्या मानी जाती है कि मतलब उस समय मानी जाती है आवश्यक कि जिस समय आपको ये लग जाए कि आपका प्रतिनिधि अयोग्य हो गया। तो ऐसे में जिस तरह से सिलेक्ट होने के लिए एक खास वोटिंग परसेंटेज चाहिए होता है या एक खास अमाउंट चाहिए होता है वोट्स का, ठीक उसी तरह से इसमें भी ये स्थिति होती है कि भाई एक आवश्यक संख्या के मतदान के द्वारा इस व्यक्ति को पद से हटाया भी जा सकता है। तो इसकी ऐतिहासिक जड़ें जो हैं ये एथेनियन लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं और ये आधुनिक कनाडा के अंदर यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया में 1955 से है और साथ ही कई अमेरिका के राज्यों के अंदर भी है जहाँ कदाचार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाया जा सकता है। तो एम एन रॉय ने भी प्रतिनिधियों के चुनाव और रिकॉल के प्रावधानों के साथ विकेंद्रीकृत शासन की वकालत की गई थी। हालांकि चयन की बातें तो स्वीकारी ही गई हैं, लेकिन वापस बुलाने की बात, रिकॉल की बात उस समय भी शामिल नहीं की गई थी। और इसी के अतिरिक्त हालांकि भारत के अंदर अभी भी व्यवस्था है कि कुछ समय में यानी कि कुछ परिस्थितियों पे हम लोग हटा सकते हैं चुने गए प्रतिनिधियों को, बट कुछ विशेष रहता है। जैसे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर ये प्रावधान है कि कुछ खास अपराधों की स्थिति में या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में चुने गए प्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता है। तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने एक बार अधिक जवाबदेही के लिए राइट टू रिकॉल लागू करने का प्रस्ताव भी रखा था, जो कि अब तक लागू नहीं हुआ है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और इन्हीं राज्यों के अंदर स्थानीय स्वशासन के स्तर पर ये नियम लागू किया गया है कि आप राइट टू रिकॉल प्राप्त कीजिए। लेकिन अभी भी हम लोग देखें तो हमारे देश के अंदर विधानसभाओं के स्तर पर और संसद के स्तर पर राइट टू रिकॉल को लागू नहीं किया गया है। चीजें उसके अकॉर्डिंग मैनेज नहीं है। बातें क्लियर हैं सभी को? तो यही सब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक समझते हैं जो है हमारा राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025। तो देखिए दरअसल ये जो विधेयक है इसकी खास बात यह है कि एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना का प्रावधान इसमें किया है। और ये टॉपिक मैं कई बार आपको लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, कंटिन्यूअसली मैंने चीजें डिस्कस की है। दरअसल भारत को ना सरकार चाहती है कि एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जाए। तो स्पोर्ट्स की चीजें भारत में इसलिए डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो पहले इस मामले में सरकार ने काफी कुछ दिशा निर्देश वगैरह जारी किए थे, फिर बाद में सरकार विधेयक लेकर के आई थी, इसको पास करके कानून बना लिया था। और इन सभी चीजों के बाद सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यह था कि सरकार चाहती है कि पहली बात तो 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो ही भारत में होने चाहिए और साथ ही साथ सरकार का टारगेट है 2036 की ओलंपिक्स भी। तो 2030 के कॉमनवेल्थ और 2036 के ओलंपिक सरकार टारगेट करी है। तो इसलिए भारत के अंदर एक मजबूत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार अलग-अलग नियम, अलग-अलग गाइडलाइंस और साथ ही विधेयक लेकर के आई थी, इसको कानून बना दिया गया था। तो चीजें सरकार की काफी ज्यादा प्रयासरत है और सरकार काफी कुछ नया करना चाहती है इस दिशा में। तो जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो भारत में बन जाएगी वो हो जाएगी राष्ट्रीय खेल बोर्ड। यानी कि अभी भारत में क्या है कि अलग-अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग-अलग बोर्ड हैं जो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है कि सारे बोर्ड अब राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अधीन होंगे।
तो राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देना, ये निलंबित करना, ये इसी की जिम्मेदारी होगी। शासन मानकों और एथलीट कल्याण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी इसी की जिम्मेदारी होगी। इसका एक और काम है और वो है खेल निकायों के चुनावों की देखरेख भी करना। तो बोर्ड के अंदर एक अध्यक्ष रहेंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे जो इसका संचालन करेंगे। और इसी के साथ नैतिक शासन के लिए एक प्रहरी के रूप में ये बोर्ड काम करेगा। और इसी के साथ साथ यह बोर्ड जो रहेगा, ये हमारे देश के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को प्रशासनिक निगरानी भी प्रदान करेगा। तो खेल संबंधी कानूनी प्रावधानों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण स्थापित भी किया जाएगा, जो मेनली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करने वाला है। और जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, कई बार स्पोर्ट्स के बीच में, कई बार बोर्ड के साथ में होते हैं, तो वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स अब न्यायाधिकरण के स्तर पर सॉल्व किए जाएंगे। तो बहुत ही खास विशेषता रहने वाली है इसकी भी। इसकी खास बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में ही संचालन किया जाएगा न्यायाधिकरण का। और विवादों का समाधान सभी करेगा, चाहे चुनाव विवाद हो, टीम चयन विवाद हो, स्पोर्ट्स फेडरेशन का विवाद हो, या फिर कोई भी आंतरिक प्रशासन को लेकर विवाद हो, उन सभी का समाधान का जिम्मा ये अपने साथ रखेगा। इसी के साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि ट्रिब्यूनल से अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही की जा सकती है, इसके अलावा कहीं और नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर आपको ट्रिब्यूनल का फैसला पसंद नहीं आता तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बीच में किसी और अदालत को इसके लिए कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ। तो ट्रिब्यूनल इसलिए बना रहे हैं ताकि चीजें जो हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी रहें, एथलीट के अंदर नीतियां भी रहें, साथ ही साथ पक्षपात और समय पर विवाद समाधान हो पाए। और बीसीसीआई जैसे जो बड़े बड़े बोर्ड भी हैं वो सब भी इसी के अंदर ही शामिल हो जाएंगे। तो एक अल्टीमेटली अब एक जो ढांचा है वो एकीकृत ढांचा भारत में देखने को मिलेगा, सारी व्यवस्था एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी। अभी एक चीजें बिखरी रहती है, तो कभी किसी कोई डिस्प्यूट निकलता है, कभी कोई डिस्प्यूट, कभी भ्रष्टाचार, कभी पक्षपात, इस तरह की अनेक चीजें निकल करके आती है, लेकिन अब सभी चीजें ट्रिब्यूनल और स्पोर्ट्स बोर्ड के अधीन रहेगा। ठीक, चलिए अगली बात कर लेते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे देश का, और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सैफ अली खान को केंद्र सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया था। अब दरअसल मामला क्या था, तो सैफ अली खान के जो पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी थी उसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके लिए सैफ अली खान ने कुछ पिटिशन लगाई थी, अपील की थी कोर्ट के अंदर। अब दरअसल ये शत्रु संपत्ति का मामला क्या होता है, तो देखो शत्रु संपत्ति को हम लोग जनरली कहते हैं एनिमीज प्रॉपर्टी। और एनिमीज प्रॉपर्टी दरअसल कौन है एनिमी, हमें पहले ये पता करना होगा, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो संपत्ति की बात तो कर रहे हैं, बट एनिमी कौन है? तो देखो एनिमी दरअसल ऐसे लोग हैं जो जरूरत के समय भारत का साथ छोड़ के चले गए थे, यानी कि लोगों के द्वारा या उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां हैं, लेकिन ऐसी संपत्तियां या उन लोगों की है जो लोग भारत के विरुद्ध युद्ध लड़े गई स्थिति में भारत को छोड़ के चले गए थे, या जिनके देशों ने भारत में लड़ाइयां लड़ी है। दूसरी खास बात यह है कि शत्रु देशों के अंदर पाकिस्तान या चीन की नागरिकता प्राप्त की हुई लोग शामिल है। यानी कि अल्टीमेटली मेन मुद्दा यह है कि अगर आप हमारे दुश्मन देश के अंदर जाके रह रहे हैं, वहां पनाह लिए हुए हैं, तो ऐसे में फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शत्रु संपत्ति कहलाएगी। तो इस दौरान चीजें यही हैं कि जितने लोगों ने या तो स्वतंत्रता से पहले हमारा साथ छोड़ा था वो अलग हो गए थे। दूसरी खास बात यह है कि जिन लोगों ने किसी युद्ध के समय या विपरीत परिस्थिति में भारत का साथ छोड़ा और वो जाकर के हमारे आसपास दूसरे देशों में बस गए, जैसे कि पाकिस्तान में या चीन के अंदर, तो वो लोग जो भी प्रॉपर्टी छोड़ के गए वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एनिमीज प्रॉपर्टी के रूप में जानी जाती है। फिर उनको सरकार अपने पास जब्त कर लेती है, शत्रु संपत्ति अधिनियम कहते हैं। तो इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल है, भूमि, भवन, शेयर, व्यवसाय, हर एक चीज में शामिल रहती है और भारत सरकार के अधीन ही ये सभी चीजें चलती हैं। और इसी के साथ साथ ये अवधारणा तब उत्पन्न हुई थी जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 71 हुआ था, और साथ ही भारत चीन युद्ध 1962 हुआ था। तो उसके बाद ये चीजें फिक्स कर ली गई थी कि भाई जिन्होंने हमारे साथ में गड़बड़ की है, दूसरे देशों में जाके वो रहने लगे हैं, पनाह ले चुके हैं, वो अब भारत के शत्रु ही कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान या चीन चले गए लोग थे और भारत में अपनी संपत्तियां छोड़ गए थे, उन सभी लोगों को अब हम कहते हैं कि वो शत्रु हैं, उनकी सारी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां हैं। तो भारत रक्षा अधिनियम 1962 और भारत रक्षा नियमों के तहत इनको जब्त कर लिया गया है, और साथ ही हस्तांतरित या विरासत में इनको अब नहीं दिया जा सकता। यानी कि भले ही अब उन जा चुके लोगों के वंशज भारत में मौजूद हों, लेकिन फिर भी वो संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो यही चीज जुड़ी हुई थी सैफ अली खान के साथ में कि प्रॉपर्टी बहुत सारी छोड़ के गए थे सैफ अली खान के पूर्वज भी, लेकिन दरअसल इस दौरान सैफ अली खान उन सारी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि भारत का उन्होंने साथ छोड़ दिया था। अगली बात है उपचुनावों की। तो उपचुनाव का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी किसी जगह पर अचानक से सीट खाली हो जाए तो फिर वहां चुनाव कराना पड़ता है, वही उपचुनाव होता है। तो ये सीट बीच में किसी भी कारण से खाली हो सकती है, जैसे कि मान लो कि कोई आपके यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपका कोई एमएलए हो या फिर आपके यहाँ पर कोई एमपी हो और वो किसी कारण से रिजाइन कर देता है,
तो रिजाइन के बाद उसकी सीट खाली हो गई तो चुनाव करवाना पड़ेगा उस सीट को फिल करने के लिए। साथ ही अगर किसी कारण से आपका एमपी या एमएलए अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो भी इस सीट को फिल करने के लिए फिर चुनाव कराना होता है। अगर मान लो कि सदस्य की अचानक से मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में भी यहाँ पर ये चुनाव करवाने की स्थिति होती है। और अगर कभी ऐसा हो कि एमएलए या एमपी लगातार 60 दिनों तक बिना सूचना दिए एब्सेंट हो जाता है तो भी फिर चुनाव कराना पड़ता है। मतलब अल्टीमेटली किसी भी कारण से सीट खाली हो जाती है तो उस दौरान फिर चुनाव कराया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये भी जरूरी है कि जो उपचुनाव आप करा रहे हैं वो उपचुनाव 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो गुजरात विधानसभा के अंदर नवनिर्वाचित भाजपा और आप विधायकों का शपथ ग्रहण जून 2024 के उपचुनावों के परिणामों का प्रकाश डालता है। तो इस दौरान उपचुनाव विधायिका में रिक्तियों को भरने का ही चुनाव होता है, यानी कि जो खाली खाली सीट है बीच में बस उन्हीं को भरने के लिए ये चुनाव कराए जाते हैं। और इस दौरान इनका संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 190(3) में, अनुच्छेद 101(3) में। तो अनुच्छेद 101(3) जो है ये एक्चुअल में होती है हमारे पार्लियामेंट के लिए, ये मेनली संसद से जुड़े हुए प्रावधान करते हैं। और वहीं साथ ही जो 190(3) है ये प्रावधान करता है हमारी राज्यों की विधायिकाओं के लिए। तो दोनों ही जगह के प्रावधान अलग अलग सेक्शंस के अंदर मेंशन किए गए हैं। क्लियर है बात सभी को? तो उपचुनाव इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं अगली इंपॉर्टेंट बात है प्रश्नकाल, जो हमारे संसद का एक इंपॉर्टेंट समय होता है। दरअसल प्रश्नकाल संसद की बैठक का पहला घंटा होता है और इस घंटे की खास बात यह होती है कि जो संसद के सदस्य हैं वो मंत्रालयों से, यानी कि हमारे मंत्रियों से कामकाज के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और मंत्रियों को जवाब देने होते हैं। तो जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होती है तो पार्लियामेंट शुरू होते पहला जो समय है वो यही होता है। तो जनरली ये जो टाइम होता है ये सुबह 11 से 12 का होता है। वहीं 12 जैसे ही बजते हैं तो 12 बजते ही यहाँ पर संसद में एक दूसरा समय शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग शून्यकाल। तो ये चीजें इस तरह से हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी बटी हुई है, काफी चीजें डिसाइडेड हैं और नियमों के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर संचालित भी की जाती है। तो यह सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। संसद का पहला प्रश्न 1893 में स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान पूछा गया था और उसके बाद से ये प्रथा लगातार बनी हुई है। लोकसभा आमतौर पर हर दिन की बैठक प्रश्नकाल से ही शुरू करती है। 11 बजे से 12 बजे तक ये समय है जो राज्यसभा के लिए डिसाइडेड है 2014 से प्रश्नकाल का। और साथ ही साथ इस दौरान ये भी देखने वाली बात है कि जब राष्ट्रपति संसद के संबोधित करते हैं या फिर जिस समय बजट पेश किया जाता है तो उस समय आप फिर प्रश्नकाल को नहीं चलाते हैं, यानी कि इस समय प्रश्नकाल नहीं होता, अदरवाइज बाकी सभी समय प्रश्नकाल का आयोजन होता है। तो 15 दिन पहले ही प्रश्न आपको पेश कर देने होते हैं, यानी कि जिस भी एमपी को जो भी क्वेश्चन पूछने हैं मिनिस्ट्री से वो 15 दिन पहले ही क्वेश्चन बता देगा, जिसके बाद फिर उस दिन पार्लियामेंट शुरू होने के बाद मंत्री आकर के उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो एक सांसद एक प्रतिदिन अधिकतम 5 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकते हैं मौखिक और लिखित रूप में, ये बात भी ध्यान रखना है। तो एक सांसद के द्वारा 5 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 से ज्यादा प्रश्न एक सांसद नहीं पूछ सकता, दूसरे लोगों को मौका देना भी फिर होता है। तो अतिरिक्त सूचनाओं सत्र की अगले दिनों तक स्थगित कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट चीजें सारी प्रश्नकाल की, कई बार क्वेश्चन भरे हैं यहाँ से भी प्रीलिम्स के अंदर, आप आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। अगली बात हम लोग कर लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 174(a) की, क्योंकि बीते दिनों ये मणिपुर की वजह से काफी डिस्कस हुआ है। और ये डिस्कस इस वजह से हुआ क्योंकि मणिपुर कांग्रेस की विधानसभा की संवैधानिक स्थिति पर राज्यपाल के स्पष्टीकरण मांगा, जो अगस्त 2024 में नहीं बुलाई गई थी। देखो जनरली क्या होता है कि एक नियम है और वो नियम हम जानते हैं कि सत्र के लिए, जैसे कि चाहे बात कीजिए आप राज्यों की विधायिका की, यानी कि विधानसभा है या आपके यहाँ पर विधान परिषद है, तो इस दौरान राज्य की जो विधायिका है या फिर हमारे देश की जो संसद है, इन सभी का एक नियम है। और मेनली क्या नियम होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि साल में 3 सत्र सामान्य स्थिति में होने चाहिए। हालांकि 3 सत्र नहीं भी होते तो ये होता है कि 2 सत्रों का आयोजन तो चलो जरूरी होता है, 2 सत्र तो कम से कम बुलाए जाने होते हैं और 6 महीने से अधिक का गैप किसी भी एक 2 सेशंस के बीच में नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह की स्थिति थी जिस समय मणिपुर के अंदर यह क्वेश्चन उठा था कि क्यों मणिपुर के अंदर राज्यपाल साहब ने सेशन नहीं बुलाया अगस्त के महीने में, क्यों स्किप कर दिया गया था। तो उसे स्किप किए जाने की वजह से बातचीत लगातार डिस्कस रही थी, काफी कंट्रोवर्सी बनी थी। तो अनुच्छेद 174(a) के अंदर कहा गया है कि विधानसभा की जो 2 बैठकें होंगी इनमें 6 महीने से अधिक का अंतर होना नहीं चाहिए। ये बात इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इसलिए आप 6 महीने से अधिक का डिले नहीं कर सकते 2 सेशंस के बीच में। तो राज्यपाल क्या करते हैं कि समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या फिर हर एक सदन को ऐसे समय पर स्थान या अधिवेशित करने के लिए अधिकार रखते हैं, जो भी वो उचित समझते हैं। यानी कि जब कभी भी राज्यपाल को लगेगा कि बैठक बुलाई जानी है तो वो बुला सकते हैं, ये अधिकार इनके पास में रहता ही रहता है। तो राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को बुलाने का अधिकार भी होता है, स्थगित करने का अधिकार होता है और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि विघटित करने का संवैधानिक अधिकार भी होता है।
तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर वैसे मेनली ये काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सेशंस को बुलाया जा रहा होता है। तो विधानसभा और विधानसभा परिषद दोनों के ऊपर ही ये नियम लागू होता है। अगर एक सदनीय राज्य है आपका तो फिर इस दौरान वो एक सदन के लिए भी उस तरह से लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अनुच्छेद 174 इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगली बात है फोन टेपिंग की। तो देखो कई बार क्या होता है कि फोन टेप किया जाता है, ट्रैक किया जाता है कि व्यक्ति कैसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है क्या चीज़ है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ये हो जाए। तो इस दौरान कुछ नियम रखे जाते हैं और नियमों के हिसाब से सभी चीज़ें पूरी होती हैं। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थ वाले एक ऐतिहासिक फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 2011 के फोन टेपिंग आदेश को रद्द कर दिया है। अब ऐसा क्या था इसमें और क्या बातें थी या क्यों किया गया? तो देखिए पहली बात तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो आपको राइट टू प्राइवेसी देता है। तो अगर कभी भी ऐसा रहे कि सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा पर आधारित नहीं था ये मामला, इसीलिए इसको कहा गया कि ये गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। तो फोन टेपिंग का मामला तब आगे आ सकता है जिस समय सार्वजनिक आपातकाल की बात हो या फिर सार्वजनिक सुरक्षा की बात हो, लेकिन इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में आप किसी व्यक्ति का फोन टेप नहीं कर सकते और फंडामेंटल राइट है हर एक व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी का, और ऐसे में होता है तो फिर मामला काफी ज्यादा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? वहीं दूसरी बड़ी चीज ये है कि भाई 1997 के अंदर पीयूसीएल मामले में वही पुट्टासामी वाद के अंदर ये आपको पता चला है कि यहाँ पर ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी को बहुत अच्छे से यहाँ पर इन लोगों ने एक्सप्लेन किया था, एलोबरेट किया हुआ था। तो कानूनी ढांचा क्या कहता है? तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 है और इस दौरान इसकी धारा 5(2) कहती है कि केवल सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में ही आप संदेशों को रोकने की अनुमति देते हैं, अदरवाइज नहीं। और इसका आधार भी है कि अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति के मामले में संप्रभुता, राज्य सुरक्षा और लोक व्यवस्था, इसके साथ ही इस तरह की और चीजों का ध्यान रखना होगा। अदरवाइज मामला ये फिर भी अगेंस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत गलत है। वहीं साथ ही बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में भी इसके लिए चीजें मेंशन है और ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल संचार जैसे ईमेल या व्हाट्सएप को भी विनियमित किया जा सकता है। और साथ ही साथ भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 में आवश्यक मामलों में गृह सचिव के माध्यम से फोन टेपिंग की जा सकती है, इसकी अनुमति है। तो बड़े लेवल पे अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जा करके ही चीजें आप आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते। वहीं बात करते हैं मतदान के अधिकार की। तो देखो बहुत बार लोगों को ना एक कंफ्यूजन रहती है कि हमारे पास मतदान का अधिकार है, तो मतदान का अधिकार किस तरह का अधिकार है? क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार है या फिर ये लीगल राइट है या इसकी स्थिति कुछ और है? तो देखिए वही वाली बात यहाँ पर थी कि मत देने का जो अधिकार है ये एक्चुअल में मौलिक अधिकार नहीं होता, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए यह अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार केवल वही अधिकार हैं जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मेंशन है। अगर कोई भी अधिकार जो 12 से पहले है या 35 के बाद है तो फिर वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी के अंदर नहीं रखा जा सकता है। तो इस दौरान यही चीज इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 326 हर एक व्यक्ति को वोटिंग का राइट देता है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज यहीं पे मेंशन है कि अगर आप 18 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो ऐसे में आप भारत में मतदान के योग्य हो गए। हालांकि योग्य होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मतदान आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ योग्यताओं के बावजूद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। आपको अपने नाम पर एक वोटर आईडी अप्रूव करवाना होता है और साथ ही आपका नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए, तो ही आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और आप तभी वहीं वोट कर सकते हैं जहां आपका राज्य का चुनाव हो रहा हो या राज्य में चुनाव हो रहा हो, अदरवाइज नहीं। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा भारत में मतदान की आयु को घटा दिया गया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो मतदान का अधिकार ये पूर्णतः नहीं है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और नागरिकता, आयु, निवास और कानूनी अयोग्यता ये सभी चीजों के अधीन रहता है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यह कहता है कि केवल मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्ति ही मतदान कर सकते हैं, बाकी और लोग नहीं। तो भले ही आपकी एज 18+ हो, लेकिन अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है तो उसका मतलब आप वोट करने योग्य नहीं है। वहीं अगर आप जेल में बंद हैं तो ऐसे में भी आपको वोट देना जरूरी नहीं है कि भाई जबरदस्ती आपको बाहर भेजा जाए, आप जेल में रहिए, वोट मत दीजिए। और धारा 16 भी इसमें जो गैर नागरिक मतदाताओं को वोट देने से निषेध करती है और साथ ही धारा 19 में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, तो ही वह व्यक्ति वोट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यही जरूरी चीजें मतदान के अधिकार के बारे में। वहीं बात करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। तो देखो भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक अनूठी धर्मनिरपेक्षता है। कई बार क्या होता है कि डिबेट रहती है और डिबेट होती है इस तरह से कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि देखो एक शब्द हमें पता चलता है पंथ निरपेक्षता और दूसरा जो वर्ड होता है वो वर्ड होता है धर्मनिरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता की क्या खास चीज है? देखिए एक बड़ी चीज दोनों के अंदर यह है कि आप जब इनको अंग्रेजी में पढ़ोगे तो दोनों को सेक्युलर ही कहा जाता है, बट दोनों में अंतर क्या है? और भारत के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो क्या करते हैं? क्या हम धर्मनिरपेक्ष यूज करते हैं या संविधान हमारा पंथ निरपेक्ष कहता है? तो देखो मोस्ट ऑफ जगह आपको पंथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिलता है, हालांकि धर्मनिरपेक्ष भी यूज होता है। बट भारत की स्थिति कैसी है?
तो देखो, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह होता है कि हम धर्म से निरपेक्ष हो चुके हैं, यानी कि धर्म का हमारा कोई मामला नहीं है, हम उसके अलग रहेंगे, यानी कि धर्म अलग रहेगा और राज्य अलग रहेगा। लेकिन भारत में ये जो टर्म है ये पूरी प्रूफ नहीं होती। भारत को पंथ निरपेक्षता के टर्म में बिल्कुल ठीक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल भारत धर्मों से परे नहीं रहता, बल्कि वो सभी धर्मों को समान महत्व देता है। तो इसीलिए भारत के कंटेक्स्ट में सेक्युलर में हम लोग पंथ निरपेक्ष शब्द को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अब इस दौरान क्या चर्चा हुई, तो केंद्रीय कानून मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने की कोई भी योजना बना नहीं रही है। यह वह सिद्धांत है जो राज्य और धर्मों के बीच संबंधों को निर्देशित करने का काम करते हैं, और ये सुनिश्चित भी करता है कि राज्य धार्मिक मामलों के अंदर तटस्थ रहे। तो राज्यों को हम धार्मिक मामलों में तटस्थ रखते हैं, यानी कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता है वो धर्मों से परे नहीं है। कई सारे राज्य अगर आप यूरोप में देखोगे तो वो ये कहते हैं कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। भारत सरकार कहती है कि ठीक है, हम धर्मों के साथ में मेल-जोल बना करके, मिल-जुल करके रहेंगे। इसलिए हमारे जो संवैधानिक प्रतिनिधि होते हैं, वो भी इस तरह से धार्मिक कार्यों के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाते हैं। तो इसी के साथ-साथ यह राज्य के कामकाज में धार्मिक स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभाव को प्रतिबंधित करता है, और साथ ही सभी धर्मों के अनुयायियों को यह समान व्यवहार और स्पष्ट स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों के साथ वह समान व्यवहार करता है। तो यह सभी की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार देता है, आचरण करने का अधिकार देता है, प्रचार करने का अधिकार देता है और किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। और हम लोगों को पता है कि संविधान में यही बात हम लोगों को अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में मेंशन मिलती है। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म के विशेष वरीयता न दी जाए। धर्मनिरपेक्षता धर्म के प्रति तटस्थ होना है। यह ना तो धर्म समर्थक है और ना ही धर्म विरोधी। तो वही चीज भारत की है। भारत ना तो विरोध करता है और ना ही भारत धर्मों को लेकर के समर्थन करता है। भारत सभी के बीच में तटस्थ रहता है और मिलकर सभी को आगे मेंटेन कर रहा होता है, चला रहा होता है। ठीक है, ये वाली बातें क्लियर है सभी को। तो बस यही बातें हम लोग को करनी थी अभी फिलहाल हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेशन में। अब हम लोग को यहाँ पे बात करनी है अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमी की। तो देखते हैं क्या क्या खास चीजें इकोनॉमी में डिस्कस करने के लिए शामिल है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करने वाले हैं जीआई टैग की, जो कि जनरली बहुत चर्चाओं में रहता भी है और क्वेश्चंस भी कई सारे यहाँ से बनते रहते हैं। अब फिलहाल जीआई टैग का मामला क्या है? तो भौगोलिक संकेतक टैग इसको कहा जाता है और ये एक प्रकार का बौद्धिक संपदा है, यानी कि आपका किसी मामले में इंटेलेक्चुअल राइट रहने वाला है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूप में इसको समझते हैं, यानी कि आपकी एक चीज जो है वो विशेष है। अब ये ज्योग्राफिकल टैग कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड टैग वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर पहली बात आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग वस्तुओं के लिए जीआई टैग को प्रदान किया जाता है। तो यह ऐसी वस्तु की पहचान करता है जो किसी खास स्थान से उत्पन्न होती है, जहां पर उसकी क्वालिटी, प्रतिष्ठा या विशेषता अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान से जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। तो भारत के अंदर जीआई में निम्नलिखित उत्पाद शामिल है, जैसे कि चंदेरी साड़ियां जो मध्य प्रदेश की है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर की है, कांचीपुरम साड़ी जो तमिलनाडु की है और दार्जिलिंग चाय जो पश्चिम बंगाल की है। ये सभी हमें यहाँ पर इस दौरान अभी जीआई टैग में, हालांकि जीआई टैग की लिस्ट बहुत लंबी है तो बहुत कुछ इसमें शामिल है। तो जीआई सार्वजनिक संपत्ति है और इसका स्वामित्व सामूहिक रूप से उत्पादक समूह के पास होता है, यानी कि मेनली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस मामले में राइट रखते हैं और फिर वही इसके अकॉर्डिंग चीजों को आगे संभाल रहे होते हैं। व्यक्तिगत कंपनी के पास नहीं होगा, जो लोग बनाते हैं ये सभी चीजें उन्हीं के ही पास संरक्षित हो जाती है। तो पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स समझौते के जैसे ढांचों पर यह आधारित है और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं या उत्पादक कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अभी ऐसे ही मामला था जिसमें कोल्हापुरी चप्पल का मामला निकल करके आया था और कोल्हापुरी चप्पल को फिर भारत के जो हमारे उत्पादक हैं उन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन लगा दी थी, क्योंकि एक हमारी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी ने उसका सेम चीजें बनानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद इन प्रोड्यूसर्स को इसके लिए आपत्ति थी। तो बाद में चीजों को रिजॉल्व किया गया था। तो पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स समझौते के ढांचों के अधीन है और जो पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और जो उत्पादक हैं वो फिर अगर कोई भी इनके खिलाफ गलत काम करता है या इनके राइट को वायलेट करता है तो फिर ये उस मामले में एक्शन ले सकते हैं। तो कोई संस्था किसी उत्पाद की उत्पत्ति के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करती है तो ये एक्शन ले सकते हैं, और साथ ही जीआई स्थिति के बारे में अनुचित प्रतिस्पर्धा या फिर पासिंग ऑफ या झूठे दावे करती हैं तो भी यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। तो सुरक्षा केवल उसी देश तक सीमित रहती है जिस देश के अंदर ये पंजीकृत है, बाकी और जगहों पर ये काम नहीं हो सकता है। अगली बात करते हैं गतिशील मूल्य निर्धारण की।
तो देखो कई तरह की चीजें होती हैं, गतिशील मूल्य निर्धारण है, स्थिर मूल्य निर्धारण भी होता है। अब अंतर क्या है वो यहाँ पर आपको समझना है। तो जो नए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 आए, इस दौरान एग्रीगेटर्स को आधार किराए से न्यूनतम 50% कम और आधार किराए से अधिकतम 2 गुना गतिशील मूल्य निर्धारण करने की अनुमति होगी। ये चीजें डिसाइड कर दी गई थी। यानी कि जो आधार किराया है उससे न्यूनतम 50% कम तक चीजें जा सकती हैं या फिर उससे 2 गुना तक हो सकती है, यानी कि इस ब्रैकेट के बीच में रहेगी। ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई। तो अब एक्चुअली में होता क्या है गतिशील मूल्य निर्धारण? तो दरअसल यह मूल्य निर्धारित रणनीति को संदर्भित करता है और इसमें किसी उत्पाद या सेवा का जो मूल्य होता है वो वास्तविक समय में वर्तमान बाजार की मांग और पूर्ति की स्थिति और साथ ही साथ अन्य कारकों के आधार पर भी बदलता रहता है। तो कई और फैक्टर्स भी यहाँ पर चीजों पर रोल प्ले करते हैं। तो उसमें व्यवसायों को राजस्व को अधिकतम करने और ग्राहकों की जरूरतों के साथ आपूर्ति को कुशलतापूर्वक संतुलित करने में भी मदद मिलती है। इस दृष्टिकोण का उपयोग राइड हैंडलिंग, एयरलाइंस, होटल, ई कॉमर्स और यहाँ तक कि उपयोगिता जैसे क्षेत्रों के अंदर व्यापक रूप से किया जाता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह की चीजों को हिसाब से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कीमतें इसके अंदर निश्चित नहीं होती हैं, वो एल्गोरिदम के उपयोग के आधार पर चेंज होती रहती है। तो मांग, आपूर्ति, दिन का समय, मौसम या विशेष घटनाएं जैसे कारकों के आधार पर ये प्राइस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि बारिश हो जाए, तो बारिश होने के बाद क्या मन करता है, सबको ऐसा लगेगा कि चाय बना ली जाए और पकौड़े खाए जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहले से ही सबको समझ में आ रहा था कि बारिश का मतलब है कि इस दौरान चाय की, पकौड़े की डिमांड होगी, मतलब मार्केट में बेसन की मांग बढ़ जाएगी। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म है जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो आजकल बहुत सारे लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही सभी चीज संभाल रहे हैं, तो ये चाहे तो ये बेसन के दाम बढ़ा भी सकता है, वो इसकी मर्जी। तो मतलब क्या होगा कि प्राइस फिक्स नहीं है, वो चेंज होंगे, परिस्थितियों के आधार पर चीजें बदल जाती हैं। तो मांग बदलेगी चाहे आपूर्ति के आधार पर, मतलब जो वस्तु है उसकी प्राइस बदलेंगे चाहे मांग के आधार पर, आपूर्ति के आधार पर, समय के आधार पर, मौसम या फिर विशेष घटनाओं के आधार पर। तो सर्ज प्राइसिंग यानी कि अधिक मांग के दौरान कीमतें बढ़ सकती हैं और अगर मांग कम भी हो तो फिर चीजों को कंट्रोल में रखा जा सकता है ताकि आपूर्ति को मांग के अनुरूप बनाया जा सके और लाभ या संसाधन आवंटन को अनुकूलित किया जा सके। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि कई बार जो निर्धारित कीमतें हैं या निर्धारित लागत है उससे कम पे वस्तु बेच देते हैं, कई बार उससे ज्यादा पे बेच देते हैं, जिससे कि जो होना चाहिए प्रॉफिट वो भी इसके माध्यम से बैलेंस हो जाता है। मतलब चीजें चेंज होती रहती है, कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। अगली बात है अदृश्य विदेशी व्यापार। ये कैसा व्यापार है जो अदृश्य? तो दरअसल भारत का अदृश्य बाजार आज उसके बाह्य भुगतान संतुलन में दृश्य वाणिज्यिक वस्तु व्यापार खाते से बड़ा है। यानी कि भारत का जो अदृश्य व्यापार है वो दृश्य वाणिज्यिक वस्तुओं की स्थिति में अब ज्यादा चल रहा है। तो ये होता क्या है, क्या अंतर है दोनों में, दृश्य व्यापार में क्या शामिल है और अदृश्य व्यापार में क्या शामिल है? तो देखो जिस समय हम लोग भुगतान शेष को पढ़ते हैं तो उस दौरान हमें ये अदृश्य और दृश्य दोनों ही इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। तो जो दृश्य व्यापार होता है उसमें खासतौर पर वस्तुएं और वाणिज्य वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे कि भौतिक वस्तुओं का निर्यात और आयात कितना किया गया, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, स्टील, एल्यूमिनियम, मशीनरी, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी ऐसी वस्तुएं ही शामिल होती हैं। अगर बात करें अदृश्य व्यापार की तो इसके अंदर गैर वाणिज्यिक वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे कि लेन देन और साथ ही साथ भौतिक वस्तुओं के मामले में जो नहीं किया जाता वही लेन देन में शामिल होता है। तो खास तौर पर सेवा क्षेत्र का निर्यात, निजी अंतरण और निवेश प्रवाह इसमें शामिल होता है। तो आईटी, सॉफ्टवेयर, व्यापार, वित्तीय अनुसंधान, विकास, परामर्श और संचार, ये सभी चीजें जो हैं उसमें शामिल हो सकती है सेवा निर्यात के रूप में। निजी अंतरण के रूप में विदेश में काम करने वाले भारतीयों के प्राप्त प्रेषण शामिल हो सकता है और निवेश प्रवाह में जिस तरह से भारत में एफडीआई या एफपीआई होता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीजों को शामिल कर सकते हैं और इन्हें सकल अदृश्य प्राप्तियों के अंदर शामिल नहीं किया जाता। ये वाली चीज यहाँ पर शामिल है। तो ये दृश्य और अदृश्य में कुछ इस प्रकार के हमें अंतर दिख जाते हैं। अगली बात है कैट बॉन्ड। तो अलग अलग तरह के बॉन्ड जारी किए जाते हैं अलग अलग समय में, आपको मैंने कई बार पढ़ा है, ठीक है, ऐसा ही है कैट बॉन्ड। कैट बॉन्ड कब जारी किया था और होता क्या? तो क्या हुआ था कि दक्षिण एशिया के अंदर जब चक्रवात, बाढ़, दावरल या विनाशकारी भूकंप जैसी स्थितियां होती हैं, ये आजकल बढ़ती हुई दिख रही है। उसके पीछे रीजन है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। आपको मैंने कई बार समझाई है ये चीज कि तापमान बढ़ने का मतलब यह है कि प्राकृतिक घटनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि ज्यादा तापमान तो ज्यादा प्राकृतिक घटनाएं, कम तापमान तो कम प्राकृतिक घटनाएं। तो अभी जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस दौरान ये भी समझ लीजिए कि और अधिक हमें जलवायु परिवर्तन के कारण घटनाएं प्राकृतिक देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अभी इसी के अधीन क्या चीजें हैं कि भारत, मतलब दक्षिण एशिया के अंदर अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ज्यादा देखने को मिल रही हैं, उसकी वजह से अनिश्चितता का समय चल रहा है। तो इस दौरान कैट बॉन्ड की आवश्यकता के ऊपर भी खास ध्यान दिया जाए।
बट क्यों कैट बॉन्ड के ऊपर ही? आई एम सॉरी। तो कैट बॉन्ड के ऊपर ही क्यों है ऐसा? तो दरअसल इस दौरान सबसे बड़ी चीज ये है कि ये किसी परिस्थिति के अंदर जोखिम से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ये अलग-अलग तरह की जो परिस्थितियाँ हैं मौसमी, इन्हीं मौसमी परिस्थितियों के जोखिम के आधार पर ही इनको जारी किया जाता है और सरकार या बीमाकर्ता इस दौरान इसको जारी करते हैं। तो वित्तीय बाजार में निवेशकों को हस्तांतरित करने की अनुमति यह देते हैं और इनको जारी करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये ऐसे बीमा जोखिमों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए त्वरित आपदा पश्चात निधि प्रदान करते हैं। तो आमतौर पर एक संप्रभु सरकार या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता किसी भी स्थिति के अंदर आपदा जोखिमों की पहचान करता है, तो उस समय वो इस प्रकार के बॉन्ड को जारी कर सकता है। प्रायोजक बॉन्ड की संरचना और जारी करने के लिए एक मध्यस्थ यानी कि कोई भी बैंक हो सकता है जैसे कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या फिर पुनर्बीमा कंपनी, उसके साथ ये काम करते हैं और निवेशक बॉन्ड खरीदते हैं तथा अग्रिम पूंजी प्रदान करते हैं। तो यही चीज़ होती है, मतलब बॉन्ड खरीद लिया, पैसे दे दिए और फिर उस पैसे के माध्यम से आपदा के दौरान चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो यही होता है कैट बॉन्ड। अल्टीमेटली कहा जाए तो कैट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड रहता है जो जनरली आपदाओं के समय जारी किया जा सकता है या आपदाओं के खतरों से निपटने के लिए जारी किया जा सकता है और इस दौरान पूंजी को जुटाकर आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता तैयार की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं अब हम लोग मोबाइल मनी की। अब ये मोबाइल मनी किस तरह से कहाँ से? तो दरअसल वैश्विक स्तर पर आधे अरब से अधिक मोबाइल मनी खाते मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका के अंदर है, जहाँ मोबाइल मनी तेजी से वित्तीय समावेशन को बदल रही है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिसकी पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है, उन लोगों के लिए ये खास है। तो मोबाइल मनी लोगों को बुनियादी मोबाइल फोन पर टेक्स्ट संदेश का उपयोग करके धन भेजने और प्राप्त करने, जमा करने या निकालने की सुविधा देता है। यानी कि आपको जो भी काम करना है वो मोबाइल के थ्रू ही करना है, यही इसीलिए मोबाइल मनी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो भौतिक बैंक शाखा या फिर इंटरनेट कनेक्शन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के या बिना बैंक शाखा में जाए आप फिर भी ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के अंदर ये बहुत उपयोगी है, जहाँ पर औपचारिक बैंकिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, सीमित रहती है। तो 2014 के अंदर ही उप सहारा अफ्रीका के अंदर केवल 1/3 वयस्कों के पास ही बैंक खाता था, लेकिन 2021 तक यह संख्या 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई। यानी कि ये काम जो था मोबाइल बैंकिंग वाला वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। तो विधि का प्रमुख जो है वो इस वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? मोबाइल मनी। तो कई उपयोगकर्ताओं के पास केवल मोबाइल मनी खाता ही है और पारंपरिक बैंक खाता लोगों के पास में है ही नहीं। बात समझ रहे हैं सभी लोग? तो यही चीज़ है जो आपको समझनी जाननी है और यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगली बात हम लोग करेंगे यहाँ पर मेक इन चाइना 2025 की। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन ने भारत की ओर आईफोन निर्माण में एप्पल के स्थानांतरण के बीच में चीन की मेड इन चाइना 2025 नीति और भारत की मेक इन इंडिया पहल औद्योगिक नीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विपरीत पाठ प्रस्तुत करती है। तो अब देखो अलग-अलग चीजें हो रही हैं और सबकी अपनी-अपनी नीति है। चीन चाहता है कि चीजें मेरे यहाँ बननी चाहिए, हालांकि चीन इस तरफ तेजी से काम भी कर रहा है। लेकिन चीन की इसी स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत भी काफ़ी कुछ कर रहा है और भारत चाहता है कि हमारे अपने प्रोडक्ट हमारे ही देश में बने। तो भारत इसलिए मेक इन इंडिया कर रहा है। तो चीज़ें तो दोनों ही देश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो उनकी दोनों की पहल है, वहाँ ये पता चल रहा है कि यह औद्योगिक नीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विपरीत ही है। तो इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और इसका उद्देश्य है निवेश, नवाचार, कौशल विकास और पुनः विनिर्माण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल। तो क्या-क्या खास विशेषताएँ हैं इसकी? तो देखो पहली खास विशेषता तो यही है कि व्यापार करने के अंदर सुगमता हो जाती है और साथ ही एफडीआई भी बढ़ सकता है। 25 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, खासतौर पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, शिक्षा और वस्त्र जैसे क्षेत्र शामिल है और वहीं रोजगार सृजन और कौशल संवर्धन को भी यह प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो क्या उपलब्धि है? तो उल्लेखनीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह ये आकर्षित करता है और साथ ही मोबाइल फोन असेंबली जैसे क्षेत्र जैसे कि एप्पल, सैमसंग, ये क्षेत्र इसमें बहुत तेजी से बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ-साथ अगर हम अगली बात करें तो वो है राजकोषीय स्वास्थ्य। तो क्या हुआ कि राज्यों के अंदर पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने में केंद्र द्वारा दी गई सहायता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु आधार लेने की सीमा सीमित ही है। तो यह किसी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, की अपने राजस्व, व्यय या फिर ऋण को सतत और जिम्मेदार तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता को ही संदर्भित करता है और यही दर्शाता है कि क्या सरकार दीर्घकालीन वित्तीय अस्थिरता का जोखिम उठाए बिना ही अपने कार्यों के लिए धन जुटा सकती है, अपने ऋण दायित्वों को पूरा कर सकती है और साथ ही विकास के अंदर भी निवेश कर सकती है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य मतलब राज्य सरकार की कितनी ज्यादा क्षमताएं हैं या फिर गवर्नमेंट का फंड कितना हेल्दी है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए।
तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रही हैं हमारी इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कृषि के क्षेत्र की कि एग्रीकल्चर में क्या क्या जरूरी फसलें रही हैं। तो हमारी जो कृषि के क्षेत्र में जरूरी फसलें हैं उसमें पहला है जीएम फसलें। ये कई बार चर्चा में रहा है और बहुत बहुत चर्चा में रहा है, बट क्यों खास है जी? तो अमेरिकी वार्ताकार भारत पर अपने कृषि बाजार को आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए खोलने पर दबाव बना रहे हैं। तो ये चीज जो थी वो लास्ट ईयर में ही शुरू हुई थी, जिस समय अमेरिका और भारत के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, इसको लेकर के बहुत सारी बातचीत चली भारत अमेरिका के बीच। और इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के दौरान ये निकल कर आया कि भारत और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड नहीं हो पा रहा था। तो उसके पीछे के दो रीजन थे, एक हमारा कृषि का क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर, और दूसरा था हमारा डेयरी सेक्टर। तो भारत सरकार चाहती थी कि भाई डेयरी के सेक्टर पे और एग्रीकल्चर के सेक्टर पे समझौता ना किया जाए, पर अमेरिका इसमें प्रवेश करना चाहता था, इसलिए दबाव बना रहा था। तो भारत का फिक्स था कि अगर एक को परमिशन देती तो फिर बाकी सब भी एंट्री करेंगे, और अमेरिका का फिक्स था कि भाई अगर एक को छूट देती तो बाकी लोग भी छूट मांगेंगे। इसलिए क्या किया जाए, तो दोनों देश अड़े रहे और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अब तो वर्तमान में बातें चल रही है, लेकिन उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि भारत चाहता था कि मेरी शर्तें मानो और इस दौरान अमेरिका चाहता था कि मेरी ही शर्तें मानो। तो उसी में से एक था जीएम फसलें। अमेरिका चाहता था कि वो जीएम फसलें भारत के अंदर बेचे। तो ये होती क्या है? तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके डीएनए को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा परिवर्तित किया गया, यानी कि जिनका डीएनए आपने चेंज कर दिया है, ये उस तरह की फसलें होती हैं, ताकि इनके अंदर जो वांछित लक्षण हैं जैसे कि कीट, रोग या खरपतवारनाशी या प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता ये और ज्यादा बढ़ जाए। कई बार क्या होता है कि जो हमारी सामान्य फसलें होती हैं, उन फसलों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उनकी सुरक्षा दी जानी जरूरी होती है, कहीं वो खराब ना हो जाए, कीड़ों से खराब ना हो जाए, बारिश से खराब ना हो जाए, किसी और चीज से, मतलब किसी भी कारण से कोई भी ऐसी चीज जो उसको अगेंस्ट जा सकती है। तो जीएम के यानी कि अनुवांशिक रूप से संशोधित करते उस फसल को अब और भी ज्यादा मजबूत बना दिया जाता, ताकि वो इन सारी की सारी विपरीत परिस्थितियों को झेल जाए और उसके बावजूद फसल सर्वाइव करे। तो प्रतिरोधक क्षमता और पोषणीय गुणों के अंदर वृद्धि लाने के लिए ये मामला जिम्मेदार होता है। तो यह कार्य असंबंधित प्रजातियों की जीन को सम्मिलित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी फसलें विकसित होती है जो स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं होती, यानी कि एग्जिस्टेंस नहीं है, बस आपने चेंज कर दिए हैं जीन, तो इसलिए कुछ नई तरह की फसल बन गई है जो ज्यादा क्षमता वाली है, ज्यादा मजबूत है। तो 1990 का दशक भारत के अंदर जीएम फसलों पर अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। 2002 के अंदर बीटी कपास भारत में डेवलप की थी। इसको कपास कीट बॉलवर्म से प्रतिरोधक क्षमता दी गई थी और भारत में पहली और अब तक की एकमात्र वाणिज्यिक रूप से ये स्वीकृत जीएम फसल बनी थी, और यह अनुमति वाजपेयी सरकार के दौरान दी गई थी। इसी के साथ 2002 के बाद में बीटी कपास का प्रसार तीव्र गति से बढ़ा, और 2020 के बाद यानी कि 2020 का जो दशक है, इस दौरान पता चलता है कि भारत के 90% से अधिक कपास क्षेत्र में बीटी कपास की ही खेती की जाती है। तो भारत में केवल बीटी कपास ही कानूनी रूप से खेती की जाती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हमारी जीएम फसल है। ठीक। अगली बात हम लोग करते हैं मौसम डेरिवेटिव की। तो ये क्या होता है? दरअसल नेशनल कमोडिटी ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स को पेश करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ सहयोग किया। तो ये वित्तीय अनुबंध जो व्यवसायों को मौसम संबंधी नुकसान जैसे कि बहुत अधिक कम बारिश, तापमान, चरम परिस्थितियों के जोखिम से बचाने के लिए मदद करते हैं। तो इसका लाभ मापनीय मौसम परिणामों पर निर्भर करता है और वास्तविक भौतिक क्षति पर नहीं करता, यानी कि जो मौसम के परिणाम होंगे उन पर निर्भर करेगा, वास्तविक रूप से कितनी क्षति हुई है उस पर ध्यान इसमें नहीं दिया जाता। तो इसके लाभ इसी तरह से निकाले जाते हैं। तो निपटान आईएमडी या फिर प्रमाणिक मौसम स्टेशनों जैसे सहमत स्रोतों के द्वारा दर्ज सूचकांकों पर आधारित होता है। तो उदाहरण यही है कि भाई एक अनुबंध के तहत किसी शहर में जून में 100 मिलीमीटर से कम वर्षा की प्रत्येक मिलीमीटर के लिए 5,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, और वास्तविक वर्षा 90 मिलीमीटर है तो भुगतान 100 माइनस 90 इंटू 5,000 यानी कि 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो यही है मौसम का डेरिवेटिव। इसी के साथ अगली इंपॉर्टेंट खबर है टिड्डियों का प्रकोप। तो कई के बार बीच में हम देखते हैं कि भाई टिड्डे उड़ते हुए आते हैं, इससे फसलों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो अभी चीज स्थिति यही है कि देखो वैज्ञानिकों ने एक ऐसे फॉरीमोन की पहचान की है जो टिड्डियों के झुंड बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, यानी कि टिड्डी उसी की वजह से झुंड में आते हैं। तो इसे अवरुद्ध करने का उपाय भी खोज लिया है, और यह खोज टिड्डी प्रकोप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण रहेगी। तो टिड्डी वास्तव में क्या होते हैं? टिड्डे ही होते हैं, लेकिन ये अपने जीवन चक्र के दौरान ये झुंड बनाने की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, और अवस्था में ये विशाल समूहों का निर्माण कर प्रवास करते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं। तो बहुत सारे टिड्डे होते हैं,
कूदते कूदते क्या होते हैं, कई देश भी पार कर जाते हैं और देशों का बॉर्डर पार करते करते इकट्ठे ग्रुप में साथ साथ जाते हैं और बीच में जहां जहां फसलें पड़ती हैं उन फसलों को ये खा जाते हैं और खा करके ये किसानों की गई पूरी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। तो यही स्थिति यहाँ है कि भाई टिड्डियों के साथ में चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। तो प्रकोप का प्रभाव क्या होता है? तो इस दौरान जो एक अकेला टिड्डा जो है वो एक दिन में उतना भोजन खा सकता है जितना लगभग 35,000 लोग उपभोग करते हैं। अब समझ जाओ कि ये कितना कुछ खा सकते हैं। एक अकेला टिड्डे का जो झुंड होता है वो झुंड एक ही दिन में 35,000 लोगों के बराबर का उपभोग करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो झुंड होते हैं ये फसलों, चारागाहों और वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर या किसी भी देश में खाद्य असुरक्षा और साथ ही आर्थिक हानि देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया के देश खासतौर पे बहुत ज्यादा संवेदनशील है इस समस्या के लिए। और भारी वर्षा, चक्रवात या फिर नम मिट्टी, ये वो समय है होता है, ये वो परिस्थितियां होती हैं जब टिड्डियों का प्रजनन बढ़ता है और टिड्डियों का बढ़ा हुआ प्रजनन बड़ी संख्या में टिड्डियों का इस ग्रुप को भी आगे बढ़ावा देता है और फिर बाद में हमला कर देते हैं ये लोग। तो जलवायु परिवर्तन इन परिस्थितियों की आवृत्तियों में वृद्धि कर सकता है। अगली बात है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। तो सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। तो ये घोषणा इसकी की गई थी केंद्रीय बजट 2025-26 में। ये 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को मेनली कवर करेगा और इसका कुछ खास उद्देश्यों में शामिल है कि कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण सुविधाओं को विस्तार किया जाए, बेहतर जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई अवसंरचना में सुधार किया जाए और साथ ही दीर्घकालीन एवं अल्पकालिक दोनों प्रकार के कृषि ऋण तक पहुंच प्रदान की जाए। ये इसके अंदर शामिल है और यही है इसके इम्पोर्टेंट योजना की बात है। ठीक, तो ये सारी वो जरूरी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कृषि के बारे में। और कृषि के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग को बात करनी है यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और काफी कुछ रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और अभी भी यहाँ पर अच्छे खासे टॉपिक्स आप लोगों को देखने को बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे और जरूर से मिलेंगे, है ना। तो क्यों और किन किन मामलों में कहा से जरा एक बार इसको हम लोग समझ भी लेते हैं। तो क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर? सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है हैम रेडियो। देखिए ये हैम रेडियो कब चर्चा में है, तो आप लोग को पिछले साल की एक खास घटना याद होगी कि अमेरिका ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे और जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें भारत के एक एस्ट्रोनॉट भी शामिल थे, शुभांशु शुक्ला। तो जब शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए थे तो वहां पर सामान्य तौर पर जो हमारे मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसके थ्रू बातचीत नहीं कर सकते। तो शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो के थ्रू भारत में कनेक्ट किया और फिर उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। तो यही सारी चीजें इस वजह से हैम रेडियो की चर्चा में आई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे और हैम रेडियो संचार के माध्यम से देश भर के छात्रों से उन्हें बातचीत भी की। तो इसे अमेच्योर रेडियो के रूप में भी जाना जाता है और ये रेडियो तरंगों का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। तो इसका उपयोग आमतौर पर शैक्षणिक शिक्षण, तकनीकी प्रयोग और आपातकालीन संचार के लिए ही किया जाता है। प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के द्वारा एक समर्पित आवृत्ति, एक ट्रांसीवर और साथ ही एक एंटीना का उपयोग करके यहाँ पर कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। स्थानीय, वैश्विक या फिर यहाँ तक कि अंतरिक्ष आधारित, जैसे कि आईएसएस पे अगर आप चाहें तो संचार कर सकते हैं। ये सभी चीजें हैम रेडियो पॉसिबल बना सकता है। 12 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हैम रेडियो लाइसेंस के लिए कभी भी आवेदन कर सकता है। उसके लिए पूरा अवेलेबल छूट रहती है, बट ऑब्जेक्टिव बताना होता है। साथ ही साथ लाइसेंसिंग प्राधिकरण डब्ल्यूपीसी जो वायरलेस योजना एवं समन्वय विंग है, वो दूरसंचार विभाग के अधीन काम करता है और ये मुख्य जिम्मेदार इसमें डिपार्टमेंट रहता है। आधुनिक संचार तकनीकों के बावजूद हैम रेडियो एक स्थिर और स्वतंत्र संचार माध्यम बना हुआ है, यानी कि कभी कुछ भी होता है ये स्थिर है और स्वतंत्र है और जब कभी भी डिस्टेंस होता है या कहीं पर भी आप बात करना चाहें तो इस हैम रेडियो के थ्रू आप कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि आपदाओं के दौरान तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय इसी हैम रेडियो कम्युनिकेशन को माना जाता है और उसके थ्रू बहुत ज्यादा बातचीत की जाती है और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं हम लोग निपाह वायरस की, क्योंकि साल में कई बार चर्चा में आता है। जैसे कि थोड़े दिन पहले भी केरल के अंदर निपाह वायरस चर्चा में था। तो केरल में निपाह वायरस फिर से सामने आया और मल्लपुरम और पलक्कड़ जिलों में इसके 2 नए मामले देखने को मिले। तो निपाह वायरस क्या होता है? ये दरअसल एक तरह का जूनोटिक वायरस होता है और इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ यह है कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यानी कि जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जो भी बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है उसको जूनोटिक कहा जाता है। अब इस दौरान
NIV विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्राथमिकता वाला यह रोगजनक है और वन हेल्थ निगरानी BSL 3/4 प्रयोगशाला नेटवर्क और अस्पताल IPC को मजबूत करना प्रकोप की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है। तो यह जो वायरस है निपाह वायरस, ये हैनिपा वायरस जीनस के अंतर्गत पैरामाइसोविरिडे परिवार से संबंधित है। यह संक्रमण संक्रमित चमगादड़, सूअर या फिर दूषित भोजन के सीधा संपर्क से होता है। यानी कि जब कभी भी कोई भी जानवर जैसे चमगादड़, सूअर, ये या फिर इसके अलावा दूषित पानी के संपर्क में आना, तो किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में निपाह वायरस किसी भी इंसान को हो सकता है। तो या तो वो इंसान चमगादड़ के संपर्क में आ जाए, सूअर के संपर्क में आ जाए या फिर वो किसी खराब भोजन के संपर्क में आ जाए तो व्यक्ति को निपाह वायरस हो सकता है। और इस दौरान ये बात देखने वाली है कि प्राथमिक जलाशय के तौर पर टेरोपस फूड बेट, सुअर मध्यस्थता संचरण, दूषित कच्चे खजूर के रस और नेसोकोल्मियल मानव से मानव प्रचार भी इसके अंदर शामिल है। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल जानवरों से या फिर जीवों से ही इंसानों में पहुंचे, ये भी हो सकता है कि ये मानव से मानव में भी पहुंच सकता है। तो इसके जो लक्षण है वो अक्सर सामान्य फ्लू की तरह ही लगते हैं, गंभीर श्वास और तंत्रिका संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई टीका नहीं है, कोशिश की जाती है बाकी और तरह से इसको ठीक किया जाए और इसी वजह से कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। अब तक कई लोग इसकी वजह से मर चुके हैं। अगली बात हम लोग को करनी है वेरा सी रूबिन वैधशाला की। तो वेरा सी रूबिन वैधशाला यानी कि एक ऑब्जर्वेटरी है और ये ऑब्जर्वेटरी बहुत ज्यादा खास है, इसलिए हमारी क्लास के अंदर भी है। तो क्या खास है इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर, जरा ये चीज भी एक बार हम लोग यहाँ पर खास तौर पे समझने का काम करते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो मेन चीज है वो ये है कि वेरा सी रूबिन वैधशाला ने अपने पहले परीक्षण चित्र जारी किए थे जो लाखों खगोलीय घटनाओं को कैद करने, क्षुद्रग्रहों पर नजर रखने और हर एक रात डार्क मैटर संकेतों के माध्यम से खगोल विज्ञान में क्रांति लाने की इसकी क्षमता को उजागर करता है। यानी कि बताता है कि कितना ज्यादा खास है और क्या क्या प्रयोग कर सकता है, क्या क्या खास चीजें हम लोगों तक डिलीवर कर सकता है। तो यह एक अत्याधुनिक खगोलीय वेधशाला है जो चिली के एंडीज में सेरो पेचोन पर्वत पर 8,684 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ब्रह्मांड के सबसे विस्तृत मानचित्र बना सकता है, ये इसकी क्षमता है और यही इसका उद्देश्य है। तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग DOI और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसको तैयार किया गया था और मुख्य उद्देश्य इसके यह है कि 10 वर्षों तक ये हर 3 दिन में संपूर्ण दक्षिणी आकाश का मानचित्र बनाएगा, आकाशीय परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए ब्रह्मांड का रिकॉर्ड भी रखेगा, पृथ्वी के निकट स्थित वस्तुओं पर नजर और संभावित क्षुद्र ग्रह खतरों की यह पहचान भी करेगा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर उच्च परिशुद्धता अध्ययन भी करेगा और शोधकर्ताओं और वैश्विक जनता की खुली पहुंच वाला डेटा भी ये उपलब्ध करा सकता है। यही सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक, अगली बात करते हैं GLP-1 दवाओं की। तो ये क्यों खास है? तो दरअसल अभी लॉटे विजरे नोडसन ने GLP-1 दवाओं के सह आविष्कार के लिए लास्कर पुरस्कार जीता था, जिसने मधुमेह और मोटापे के उपचार में क्रांति ला दी। तो GLP-1 जिसको कहा जाता है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1, एक प्राकृतिक हार्मोन इंक्रेटिन है जो खाने के बाद निकलता है। तो रक्त शर्करा, वसा, चयापचय को विनियमित करने और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। नैदानिक लाभ यानी कि कम हाइपोग्लाइसीमिया जोखिम और वजन की कमी इस दौरान देखने को मिलते हैं जब सल्फोनीलुरिया या फिर इंसुलिन के साथ संयुक्त नहीं होता, तो इस दौरान चीजें हमें फायदेमंद हो जाती है। अगली चीज ये है कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट सिंथेटिक दवाएं होती हैं जो GLP-1 की नकल करती हैं और शरीर के अंदर समान अभिक्रियाओं को ये सक्रिय करने का काम करती हैं। अधिकांश इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है और इस दौरान मौखिक रूप से भी विकसित किए जा रही हैं चीजों को। तो लोकप्रिय GLP-1 दवाओं के अंदर क्या क्या शामिल है? सीमाग्लूटाइड जो नॉर्वे नॉर्डिस्क के द्वारा डेवलप है और वहीं अगला है तिर्ज़ेपेटाइड जो एली लिली के द्वारा है और दोनों अभी भारत में उपलब्ध भी हैं और मधुमेह और मोटापे दोनों के उपचार के अंदर ये मदद कर रहे हैं और लाभ देने का काम कर रहे हैं। तो ये चीजें इस तरह से कनेक्टेड है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा खास भी है। बातें क्लियर है इतनी सभी को? तो अगली बात समझते हैं, जेमिसलेसल क्यों और किस लिए खास है। तो साइंस एंड टेक है तो इसलिए इस तरह की चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या होता है इसका मामला? तो देखिए दरअसल यह टाइप 1 मधुमेह के लिए एक प्रायोगिक चिकित्सा है और इसमें शरीर के प्राकृतिक इंसुलिन उत्पादन को बहाल करने के लिए स्टेम सेल व्युत्पन्न आइलेट कोशिकाओं को यकृत में डाला जाता है।
तो टाइप 1 मधुमेह शरीर की आइलेट कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है, जो इंसुलिन का उत्पादन करती है। जेमिसिलेसिड बहुशक्तिशाली स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करता है, जिन्हें प्रयोगशालाओं में विकसित किया जाता है और कार्यशील इंसुलिन उत्पादक आइलेट कोशिकाओं में परिपक्व किया जाता है। इन कोशिकाओं को फिर यकृत पोर्टल शिरा में डाला जाता है, जिसका उद्देश्य यकृत में बने रहना और इंसुलिन उत्पादन को फिर से शुरू करना होता है। स्टेम कोशिकाएं शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं और इनके दो प्रमुख गुण होते हैं, जैसा कि आत्म नवीकरण, वो विभाजित हो सकते हैं और अपनी प्रतियां भी बना सकते हैं, कॉपी डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी खास बात होती है विभेदक। वे अविशिष्ट कोशिकाएं हैं, जिनमें शरीर में कई विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है, जैसे पेशीय कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं और इसी तरह की और भी कोशिकाएं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है जेमिसिलेसिस। अगली बात करते हैं बायोस्टिमुलेंट की। क्यों खास है और क्या मामला है? तो कृषि मंत्रालय ने राज्यों को सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जैव उत्तेजक पदार्थों की जबरन बिक्री रोकने का आदेश दिया है और किसानों की शिकायतों के बाद एफसीओ के तहत उनकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और विनियमन पर कड़ी जांच करने को भी कहा। तो प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने और पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए पौधों या मिट्टी पर उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या फिर सूक्ष्मजीव। तो मूलभूत कार्य क्या है इसके अंदर? तो पौधे की अपनी जैव भौतिक कार्यों को बेहतर करना, पौधों की वृद्धि और लचीलेपन में सुधार करते हुए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना इसके मेन कार्य। अब इसके माध्यम से क्या-क्या लाभ होते हैं? तो पहली बात तो यह है कि जड़ विकास, पोषक तत्व उपयोग क्षमता और तनाव सहनशीलता के अंदर ये सुधार लाने का काम करता है और साथ ही मृदा, सूक्ष्मजीव गतिविधि और समग्र पादप स्वास्थ्य और उत्पादकता को ये बढ़ावा देने का काम भी करता है। साथ ही अत्यधिक तापमान और जल की कमी जैसे जो अजैविक तनावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, ये उसको भी बढ़ाता है और साथ ही पौधों की गुणवत्ता, विशेषताओं को बढ़ावा, चाहे उनमें प्रत्यक्ष पोषक तत्व कुछ भी हो, उन सभी के ऊपर भी ये काम करता है। तो अल्टीमेटली इसके बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए बायोस्टिमुलेंट को अभी कृषि मंत्रालय के ने राज्यों को सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जैव उत्तेजक पदार्थों की जबरन बिक्री रोकने का आदेश दिया और बताया कि किसानों की शिकायतों के बाद किस तरह से एफसीओ के तहत उनकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और विनियमन पर कड़ी जांच करनी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को यहाँ पर इस दौरान ध्यान रखनी है उर्वरकों की और क्षमता विकास को लेकर के। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो अगली बात करते हैं आर्टेमिस समझौते की। अभी आर्टेमिस समझौता क्या है? तो दरअसल सेनेगल वॉशिंगटन के अंदर नासा मुख्यालय में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 56वां देश बन गया। ठीक है, तो सेनेगल ने क्या किया कि वॉशिंगटन के अंदर नासा मुख्यालय में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये इस दौरान ऐसा काम करने वाला 56वां देश हो गया है। तो क्या मामला है इसका? अर्थ क्या है और उत्पत्ति कैसे हुई? तो दरअसल चंद्रमा की ग्रीक देवी का नाम था आर्टेमिस, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। अब 13 अक्टूबर 2020 को नासा और अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और शांतिपूर्ण नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए साझा दृष्टिकोण के साथ देशों को एकजुट करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर कानूनी आधार है और क्या है इसका कानूनी आधार? तो 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों पर यह आधारित है और साथ ही अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग के लिए एक गैर बाध्यकारी ढांचे के रूप में भी ये कार्य करता है। तो इसके अंदर हस्ताक्षरकर्ता देश कौन-कौन से हैं? तो देखो अभी स्थिति है कि 56 देश हो चुके हैं, पर पहले से इसमें टोटल जो शामिल है उसमें कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, यूएई, यूके ऐसे 8 देशों ने शुरुआती तौर पर इसमें हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में सेनेगल को मिलाकर के इसमें 56 देश हो गए। तो उसका मूल सिद्धांत यह कहता है कि बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा और इसी के साथ-साथ पारदर्शिता और वैज्ञानिक डेटा का सार्वजनिक साझाकरण और सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए प्रणालियों में अंतर संचालनीयता, संकटग्रस्त अंतरिक्ष यात्रियों को आपातकालीन सहायता, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल हैं और अलग-अलग तरह की चीजें इससे रिलेटेड हमें ये पता भी चल रहा है। ठीक है, ये सभी बातें खास हैं, क्लियर हो गई हैं सभी को। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं निसार उपग्रह। ये मैंने आप लोग को कई बार पढ़ाया है पिछले साल और ये बहुत अधिक चर्चा में रहता है। निसार का मतलब क्या होता है? तो निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये एक मिशन है नासा और इसरो का, मतलब ये अमेरिका और इंडिया दोनों देशों का एक मिला-जुला मिशन है। ठीक, तो अभी फिलहाल निसार को 30 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। तो यह नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से निम्न भूकक्षा अवलोकन के लिए विकसित किया गया एक सैटेलाइट है और यह एक एसयूवी आकार का उपग्रह है और इसका वजन लगभग 2800 किलोग्राम है।
अब इसके साथ-साथ इसके कुछ खास उद्देश्य हैं, जैसे कि टेक्टोनिक हलचलों को समझना, जल निकायों की निगरानी करना, जल तनाव की स्थिति को बताना और साथ ही वनस्पति आवरण और हिम आवरण जैसी स्थितियों पर भी नज़र रखना। पृथ्वी सतह निगरानी का काम भी ये करता है और इस दौरान पृथ्वी पर हो रहे छोटे-छोटे परिवर्तनों पे ये नज़र रखेगा। ज्वालामुखी विस्फोट जैसे जहाँ भी स्थिति होगी उनके बारे में चेतावनी भी देगा। भूजल की निगरानी भी करेगा कि कहाँ पर भूजल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। वहीं हिम चादर ट्रैकिंग का काम भी ये करेगा और बताएगा कि कहाँ-कहाँ पर जो बर्फ है वो पिघल रही है। कार्य पीस के रहेंगे 14 से 15 दिनों के अंदर पृथ्वी की पूरी तरह से कवर भी ये कर सकता है। इमेजिंग आवृत्ति भी है, यानी कि हर 12 दिनों के अंदर पृथ्वी की भूमि, हिम चादर और समुद्री बर्फ की छवियों को कैप्चर करेगा। तो समुद्री हलचल का पता लगाना जैसे कि किसी क्षेत्र की पृथ्वी की सतह को कि 0.4 इंच जितनी छोटी हलचल का ये पता भी लगा सकता है, ये चीज़ इसमें शामिल रहेगी। तो अलग-अलग हलचलों के लिए भी ज़िम्मेदार है, यही खास बात है निसार उपग्रह की। ठीक है? तो यहीं पे इसी के साथ अभी हम लोग को समझना है आरडीआई योजना भी। तो आरडीआई योजना क्या है? तो भारत सरकार ने भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दे दी है और यह योजना ऋण इक्विटी एफओएफ के माध्यम से अंतिम एफओएफ के माध्यम से अंतिम चरण उच्च टीआरएल अनुसंधान और विकास के अंदर ये बताता है कि हम लोगों को कि व्यावसायीकरण को वित्त पोषित भी करता है। तो इसका जो कॉर्पस है वो 1 लाख करोड़ है और इस दौरान इसका नोडल मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसके कुछ खास उद्देश्य भी हैं और इसके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के अंदर शामिल है। पहली बात निजी क्षेत्र के आरडीआई को बढ़ावा देना, यानी कि उभरते क्षेत्रों, रणनीतिक प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो क्षेत्र है उनमें निवेश को बढ़ावा देना। साथ ही उच्च टीआरएल परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, जैसे कि उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्थिरता पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को समर्थन देना। अगली खास बात यह है कि राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण को सक्षम बनाना और साथ ही साथ स्टार्टअप और नवाचार आधारित उद्यमों के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करना, ये भी इसमें शामिल है। तो यही है आरडीआई योजना। इसी के साथ-साथ हम लोग बात करते हैं आगे भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की। तो मेनली यहाँ पर ज्योग्राफी के टॉपिक आपको दिखेंगे, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आपको दिखेंगे और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक आपको दिखेंगे। तो क्या-क्या खास रहे इन टॉपिक्स के अंदर एक बार यहाँ पर भी हम लोग जल्दी से नज़र मार लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं एटलीन जल विद्युत परियोजना की। तो दिबांग घाटी के अंदर 3087 मेगावाट की एटलीन बांध परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। और क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो 3097 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में नियोजित यह भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। यह 2 नदी प्रवाह योजनाओं को मिलाकर बनी है और इसमें ड्री और ट्रैगोन नदियाँ, यानी कि दिबांग नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, उन दोनों के ऊपर ही कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांधों का निर्माण शामिल है। एक बांध बनेगा 101.5 मीटर का और दूसरा है 80 मीटर ऊँचा। तो इस दौरान बिना किसी बड़े भंडारण के गुरुत्वाकर्षण बलों के माध्यम से ही पानी को मोड़ने का काम किया जाएगा और उसी के माध्यम से हम यहाँ पर अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। तो हिमालय क्षेत्र में सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक प्रांत के भीतर ही एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंदर भी स्थित है और इसमें 2.7 लाख पेड़ों की कटाई के साथ ही वन यानी कि 1175 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण भी शामिल रहेगा। तो यह क्षेत्र इंडो मिश्मी जनजातियों का पर्यावास है और यह परियोजना का प्रबंध एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो इन सभी कारणों से बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल है हम लोगों के लिए एटलिन जल विद्युत परियोजना। अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ पर लौह अयस्क की, क्योंकि ये हमारे लिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज माने जाते हैं। तो भारत का लौह अयस्क उत्पादन अप्रैल-मई में मामूली 0.60% बढ़कर 53 एमएमटी हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के अंदर 52.7 एमएमटी था। तो अगर हम बात करें भारत के अंदर लौह अयस्क उत्पादन की, तो भारत लौह अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, यानी कि अच्छी मात्रा में हम भारत में ही उगा लेते हैं और वैश्विक लौह अयस्क उत्पादन में लगभग 7% का योगदान भी भारत देता है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक भारत ही है। चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक भारत है और प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य हमारे देश में अंदर जो है, उस दौरान सबसे पहला है ओडिशा और इस दौरान ओडिशा के अंदर सुंदरगढ़, मयूरभंज, केजुधार और ऐसी पहाड़ी श्रृंखलाएं जो शामिल हैं, जहाँ पर हम लोग को लोहा मिल जाता है। वहीं झारखंड में सिंहभूम के अंदर नोआमुडी और गुहा जैसी प्राचीन खदानें हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला के आसपास के संयंत्र और कर्नाटक में है संद्रू, हॉस्पेट, बाबा बुदान पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु। ये अलग-अलग तरह के हम लोगों के पास में खास अलग-अलग
हमारी पहाड़ियाँ हैं, क्षेत्र हैं जो हम लोग को लौह अयस्क प्रदान करते हैं और उसके जैसे और भी हैं, जहाँ से हम लोग भारत के अंदर लौह अयस्क का उत्पादन कर लेते हैं। अगली बात करते हैं मड ज्वालामुखी की। तो दरअसल दक्षिणी ताइवान में एक मिट्टी का ज्वालामुखी फटा और इसने एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं की ओर सभी का ध्यान खींच लिया। अब क्यों खास होता है मड ज्वालामुखी? ये वाली चीज़ भी हमारे लिए समझने वाली होगी। तो देखिए दरअसल मड ज्वालामुखी की खास बात ये है कि अंतः यह आमतौर पर अंतःक्षेपण क्षेत्र के अंदर पाया जाता है और इसी के साथ-साथ एक दूसरी बड़ी चीज़ इसके लिए यह है कि यह एक विवर्तनी की प्लेट अभिसारी सीमाओं पर दूसरे के नीचे धसी जाती हैं, तब ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस प्रकार यह मानव निर्मित भी हो सकता है, जो ड्रिलिंग या खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन समृद्ध क्षेत्रों में। तो छोटी पहाड़ियों या फिर टीलों जैसा ये आपको देखने को मिलेगा और वहीं यह मिट्टी, पानी और गैसों के भूमिगत स्तर को धीरे-धीरे बाहर निकालने से बनती है। भूकंप या दबाव निर्माण क्षेत्र विभिन्न की गतिविधियों के कारण इसका निर्माण हो जाता है और साथ ही साथ नदी डेल्टाओं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र या अमेज़न के तलछट संपीड़न के कारण भी कई बार विस्फोट हो सकता है। तो आमतौर पर लावा या पाइरोक्लास्टिक पदार्थ के स्थल पर मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन निकलते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ये सारा विस्फोट जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं और ये काफ़ी गंभीर रहता है। अगली बात करते हैं सी फ्लड की। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी फ्लड प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। अब ये क्यों खास है? दरअसल सी फ्लड प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यह एक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली होती है और इसको विकसित करने वाली संस्थाएं हैं सीडेक जो पुणे की एक संस्था है, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, और दूसरा है जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग। तो ये दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इसको डेवलप किया है। क्रियान्वयन के अंतर्गत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है और इसका संचालन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका उद्देश्य है पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान करना, उसका प्रबंधन करना और आपदा प्रतिक्रियाओं के अंदर सुधार करना। तो महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों का ऊपर ये कार्यरत है और साथ ही भविष्य के चरणों में अधिक नदी बेसिनों तक कवरेज का विस्तार इसके अंदर शामिल किया जाएगा। वहीं अगली खास बात है द्वीप संरक्षण क्षेत्र। तो द्वीप संरक्षण क्षेत्र क्यों विशेष? क्योंकि दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2011 आईपीजेड अनुसूचना के तहत स्वीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वैधता बढ़ा दी है। अब इस दौरान सबसे पहली बात तो यह है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2011 में इसको अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों की पारिस्थितिकी अखंडता की रक्षा करना है। यह तटीय विनियमन क्षेत्र का द्वीपीय समकक्ष है और मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्रों पर यह लागू होता है। तो आईपीजेड के तहत नियामक तंत्र क्या काम करता है हमारा? तो देखिए द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र है, यानी कि यह जो क्षेत्र है ये बड़े द्वीप जैसे कि मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान आदि के ऊपर ये लागू होता है। पारिस्थितिकी क्षति को न्यूनतम करने के लिए तट पर निर्माण, विकास और अन्य गतिविधियों का विनियमन करता है। एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना भी इसमें शामिल है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के सभी जो बाकी द्वीप हैं और लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उन सभी के ऊपर ये लागू होता है और जैव विविधता और पारिस्थितिकी संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सतत विकास के लिए एक रूपरेखा भी है प्रदान करता है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ठीक इसी तरह से सारी की सारी भूमिका प्ले करता है द्वीप संरक्षण। ठीक है, द्वीप संरक्षण क्षेत्र। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अगली बात करते हैं वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को हम साइट्स भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और दरअसल ये पूरी दुनिया के अंदर काम करता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अब किस किस मामले में फिलहाल चर्चा में है तो उसके पीछे का रीजन था कि 2025 में साइट्स के विश्व के अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार को विनियमित करने के 50 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो इसीलिए ये काफी चर्चाओं में है। तो साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वन्य जंतुओं और पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों का व्यापार को विनियमित और उसकी निगरानी करना होता है। तो साइट्स पर 1973 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1975 में ये लागू हुआ और इसी वजह से इसके 50 साल हो जाते हैं 2025 में। तो यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जंतुओं और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरा न हो। व्यापार को विनियमित करके और अतिशोषण को रोककर लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है और ऐसे टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देना जो पारिस्थितिकी रूप से सुदृढ़ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, ये भी इसमें शामिल है। तो अभी समय के पक्षकार हैं भारत के साथ साथ 184 देश और प्रकृति देखी जाए तो साइट्स कानूनी रूप से पक्षों पर बाध्यकारी भी है, हालांकि राष्ट्रीय कानूनों का स्थान ये नहीं लेता, ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अंदर ही मौजूद रहता है। अगली बात है हरित जलवायु कोष की यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड।
क्यों खास? तो हरित जलवायु कोष ने विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही पहलों का समर्थन करने के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अधिक की मंजूरी दे दी है। तो विश्व का ये सबसे बड़ा बहुपक्षीय जलवायु कोष है और इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को कम उत्सर्जन वाले जलवायु लचीले भविष्य के लिए उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करने में सहायता करना। तो इस दौरान 2010 में कैनिकल में आयोजित यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉप 16 में इसको तैयार किया गया था, गठन किया गया था और प्रारंभिक परियोजना वित्त पोषण के शुभारंभ के साथ 2015 में ये पूरी तरह से क्रियाशील हो गया था। तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ये कार्य करता है, जो विकासशील देशों की सहायता के लिए जलवायु वित्त पर जोर देता है। तो इसका जो प्रबंधन है वो जीसीएफ बोर्ड के द्वारा किया जाता है, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड ही है जो इसके तहत सभी चीजों को मैनेज करता है। इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों के ही समान समान प्रतिनिधि रहते हैं और यूएनएफसीसीसी सीओपी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के प्रति जवाबदेह है, उनके मार्गदर्शन के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय सोंगोडो इंचियोंग शहर कोरिया गणराज्य में है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातों के बाद अब हम लोग को आना है इंटरनेशनल रिलेशन और थोड़ी सी बात करनी है इसमें सिक्योरिटी की भी। दोनों की बातें मर्ज और मिली जुली देखने को मिलेगी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं एक बार। तो पहली बात हम लोग करने वाले क्वाड की। हम सभी जानते हैं कि क्वाड एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम लोग चतुर्भुज भी कहते हैं और ये कहाँ पर है? तो ये मेनली हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर चतुर्भुज है। अब इसके अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट देश हैं उसमें अमेरिका, जापान, भारत और साथ ही ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन चारों से मिलकर के बनता है ये क्वाड सब। तो क्वाड विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी और अपराधियों के बिना देरी किए न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया। तो यह 4 देशों का एक रणनीतिक मंच है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्यों बनाया गया है? तो उसका उद्देश्य यही है कि खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं और नियम आधारित व्यवस्था के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति वैसे तो खैर 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही ये समाप्त भी हो गया था। तो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मुखरता के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच इसको फिर 2017 में ही पुनर्जीवित किया गया था और तब से ये अब तो लगातार एक्टिव है और सभी चीजों को संभाल रहा है। तो सहयोग की प्रकृति देखी जाए तो यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे अलग अलग विषयों पर आपस में सभी देश सहयोग करते हैं। हालांकि इनका एक मुख्य उद्देश्य चीन को भी काउंटर करना है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार अपनी शक्तियों को और अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इन्हीं प्रयासों के बीच में यह भी जरूरी है कि उसको काउंटर करने के लिए जो भी कोशिशें की जा सकती है वो सारी की सारी कोशिशें कर ली जाए। तो इसीलिए क्वाड इंपॉर्टेंट रहता है और इसके सभी सदस्य मिलते जुलते हुए बातचीत भी करते हैं। हालांकि इसकी 2025 की बैठक भारत में भी होनी थी जो कि नहीं हुई है। अब देखते हैं कि 2026 में होती है। अगली बात है निस्तार। तो भारतीय नौसेना को विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने निस्तार पोत प्राप्त हुआ। तो इस दौरान निस्तार क्या है? ये भारत के अंदर पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, यानी कि ड्राइविंग को सपोर्ट करने वाला वेसल है। निस्तार नाम संस्कृत से लिया गया जिसका अर्थ है मुक्ति, बचाव या फिर मोक्ष। तो इस पोत का निर्माण भारतीय नौवहन रजिस्टर के वर्गीकरण मानकों के अनुरूप ही किया गया है और यह एक अत्यंत विशिष्ट जहाज है जो गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्य करने में सक्षम है और यह एक दुर्लभ क्षमता है जो विश्व स्तर पर केवल कुछ ही नौसेनाओं के पास में है। तो निस्तार की खास विशेषताओं में शामिल है कि 118 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 10,000 टन है। उन्नत ड्राइविंग सिस्टम से सुसज्जित है और 300 मीटर गहराई तक गहरे समुद्र में ड्राइविंग की अनुमति यह देता है। यह डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स के लिए मदरशिप के रूप में भी कार्य करता है और इसका उपयोग आपात स्थितियों में पनडुब्बी कर्मियों को बचाने और निकालने के लिए भी किया जाता है। तो दूर से संचालित वाहनों से सुसज्जित है और सतह से 1000 मीटर नीचे तक यह गोताखोरी निगरानी कर सकता है और बचाव कार्यों को चला सकता है। ये इसकी सारी खास विशेषता है। तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, हमारी समुद्री मामलों को ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर रहा है। अगली बात है कैरिकोम। तो कैरिबियाई नागरिक समाज ने कैरिकोम से इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। तो कैरिबियन, अटलांटिक महासागर और अमेरिका में 50 सदस्य देशों और 6 सहयोगी सदस्यों का यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसको कैरिकॉम के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1973 में चरुआरामस की संधि के माध्यम से की गई थी और इसमें सदस्य देश जो हैं उसमें शामिल है एंटीगुआ और बारमूडा, बहामास, बारबाडोस, वेलिस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जैमेका, मॉन्टेरेसॉट, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट, ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो। ये सारे इसके अंदर सदस्य देश हैं।
उसका मुख्यालय गुयाना में है, जॉर्ज टाउन के अंदर। उसकी अध्यक्षता सभी देश करते हैं और 6-6 महीने के लिए बारी-बारी से सदस्य इसमें अध्यक्षता करते हैं, काम करते हैं। तो उसका मुख्य लक्ष्य है सभी सदस्य देशों के में आर्थिक एकीकरण करना, सहयोग को बढ़ावा देना, एकीकरण के लाभों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना और साथ ही विदेशी नीति का समन्वय करना। वो सभी चीजें इसमें शामिल रखी गई हैं। तो इसी के साथ अगली बात हम लोग करते हैं ओटावा कन्वेंशन की। तो ओटावा कन्वेंशन क्यों चर्चा में रहा अभी इस दौरान? तो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओटावा कन्वेंशन से हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि रशिया के साथ युद्ध समाप्त होने का कोई भी संकेत दिख नहीं रहा था, इसलिए ओटावा कन्वेंशन से बाहर आने का फैसला लिया गया। तो ओटावा कन्वेंशन को दरअसल एंटी पर्सनल माइंस के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण पर प्रतिबंध और उसके विनाश पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना था। शॉर्ट में इसको ओटावा संधि या फिर माइन बैन संधि के नाम से जानते हैं। तो दिसंबर 1997 में ओटावा कनाडा ने इसको अपनाया गया था और ये 1 मार्च 1999 से लागू है। तो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और ओटावा कन्वेंशन की उत्पत्ति मानव विरोधी बारूदी सुरंगों के कारण मानवीय संकट जब उत्पन्न हुआ था, तो इसी वजह से 1990 के दशक में आरंभ तक बारूदी सुरंगें हर साल हजारों निर्दोष नागरिकों की जान ले रही थी। इस वजह से इसको गठित किया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि विश्व भर में मानव विरोधी बारूदी सुरंगों को समाप्त किया जाए, साथ ही नागरिक हताहतों की संख्या को कम किया जाए और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। और इसी मामले में 165 अभी वर्तमान में सदस्य देश हैं इसके। ठीक, इन सभी बातों के साथ अभी बात कर लेते हैं इतिहास, कला और संस्कृति की भी। तो ये क्यों खास है? तो इसमें भी अलग-अलग विषय रहते हैं आर्ट एंड कल्चर के। तो पहली बात तो है मराठा सैन्य परिदृश्य। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इससे यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का 44वां स्थल बन गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य 17वीं से 19वीं शताब्दी तक जाने जाते हैं, मतलब उससे संबंधित है और मराठा साम्राज्य की सैन्य प्रणाली और स्थापत्य कला की ये प्रतिभा को प्रदर्शित करने का काम भी करते हैं। इस नेटवर्क में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 किले शामिल हैं और भूभाग के आधार पर देखा जाए तो पर्वतीय किलों में आते हैं सिलहर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी, जो तमिलनाडु में है। वहीं जिंजी अकेला तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद अगली बात यह है कि पर्वतीय भी है किले, जिसके अंदर पर्वतीय वन किले हैं, जिसमें प्रतापगढ़ जो घने जंगलों से घिरा हुआ किला है। पर्वतीय पठारी किलों के अंदर आता है पन्हाला, जो पठार पहाड़ी पर स्थित है। वहीं तटीय किला है विजयदुर्ग, जो तट रेखा के किनारे स्थित है और द्वीप किले में है खंडेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग, जो समुद्र से घिरे हुए हैं। तो इस तरह के 12 किले हैं और ये सारे 12 के 12 किले अलग-अलग कैटेगरी में आते हैं और सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं चोल गंगम झील की। तो तमिलनाडु सरकार ने राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में उनके द्वारा खोदी गई ऐतिहासिक चोल गंगम झील का पुनरुद्धार करने की घोषणा की। तो चोल गंगम, जिसे पौन्नेरी भी कहा जाता है, इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने उत्तर के विजय अभियान की स्मृति में करवाया था और राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में स्टैंग के रूप में एक लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री, जिसको कहते हैं गंगा जलमयम जय स्तंभ, भी बनवाया था। तो ऐतिहासिक रूप से कोल्लिडम नदी का पानी वीरनम झील तक पहुंचने से पहले कई टैंकों को भर देता था और अतिरिक्त पानी नदियों से प्रवाहित हो जाता था, जो एक परिष्कृत जल विज्ञान टेक्नोलॉजी को भी दिखाने का काम करता है। अब इस दौरान कभी कोडिया करली पक्षी अभ्यारण्य के मार्ग में प्रवासी पक्षियों के लिए भी यह स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था, लेकिन इसके क्षरण के कारण पक्षियों का प्रवास बाधित हुआ और क्षेत्र में भूजल स्तर में कमी आने लगी। तो इसीलिए ये जो झील है ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन सकता है। अगली बात है पाइका विद्रोह। तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की नई इतिहास की पाठ्य पुस्तक में 1870 के पाइका विद्रोह को हटाए जाने की निंदा की। पर ऐसा क्यों और क्या हुआ था पाइका विद्रोह? तो पाइका विद्रोह दरअसल ओडिशा का योद्धा किसान के रूप में भी जाना जाता है इसको। और पाइका ओडिशा के पारंपरिक पैदल सैनिक थे, जो 16वीं शताब्दी से गजपति राजाओं की सेवा करते रहे। अपनी सैन्य सेवा के बदले में उन्हें वंशानुगत लगान मुक्ति भूमि दी जाती थी, जिसे निष्कार जागीर कहा जाता था। और ब्रिटिश नीतियों ने इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, जिसने असंतोष और अशांति को पैदा किया था। तो 1817 का पाइका विद्रोह दरअसल मार्च 1817 में घुमसूर के लगभग 400 कौंद्र पाइकाओं के साथ सेना को शामिल हो गए थे। खुर्दा के पूर्व सेनापति बख्शी जंगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की। विद्रोह पूरे ओडिशा में फैल गया, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। तो जंगबंधु कई वर्षों तक पकड़े जाने से बचते रहे और 1825 में बातचीत के आधार पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगली बात करते हैं शीश महल की।
तो ऐतिहासिक शीश महल, जिसको दर्पण महल भी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्षों के संरक्षण कार्यों के बाद पुनः बहाल कर दिया है और जनता के लिए इसको दोबारा से खोल दिया गया है। तो क्यों खास है शीश महल? क्योंकि इसका निर्माण शाहजहां ने एजुएन निशा बेगम, जिन्हें अकबराबादी बेगम भी कहा जाता है, उसकी याद में 1653 में बनवाया था। तो दिल्ली प्रवास के दौरान यह सम्राट के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल का रूप भी काम करता था और साथ ही मनोरंजन स्थल के रूप में भी यह कार्य करता था। अपने जटिल शीशे के काम और स्टूको सजावट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मेहराबदार छतें हैं, अलंकरण युक्त स्टूको कार्य हुआ है, परावर्तक शीशे की सजावट है जो महल के आंतरिक भाग को और ज्यादा विशेष बनाती है और साथ ही प्रकाश से आलोकित भी करती है। और ऐसा भी माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने स्वयं को सम्राट भी घोषित किया था। इन्हीं के साथ साथ अगली बात करते हैं प्री वहेयर मंदिर की। तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जब जब संघर्ष होता है तब तब प्रिय विहार मंदिर की चर्चा भी होती है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खामेर हिंदू मंदिर और प्रसाद तामुइन थाम के निकट विवादित सीमा पर सैन्य संघर्ष हुआ, इसलिए ये चर्चा में आया। तो यह डांगरे एक पर्वत पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण खामेर साम्राज्य के दौरान हुआ था, जिसे शुरुआत में राजा सूर्यवर्मन प्रथम ने बनवाया था और बाद में सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका विस्तार भी किया था। ये यूनेस्को के तहत विश्व विरासत स्थलों के रूप में भी शामिल है। अगर बात करें प्रसाद तामुएन थाम की, तो 12वीं शताब्दी का प्राचीन खामेर मंदिर है जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित था और बाद में इसका उपयोग बौद्ध प्रयोजनों के लिए भी किया गया। यह प्रसाद तामुएम समूह का हिस्सा है जिसमें शामिल है प्रसाद तामुएम थॉम जो एक हिंदू मंदिर है, प्रसाद तामुएन जो धर्मशाला या विश्राम गृह है और प्रसाद तामुएन टोट जो एक अस्पताल तीर्थ है। इसका निर्माण खामेर साम्राज्य के राजा उत्तरादित्य वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया गया था और बाद में राजा जयवर्मन सप्तम के द्वारा इसका विस्तार किया गया था। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्रिय विहार मंदिर और दोनों देशों के बीच में इसी पे विवाद चलता रहता है। तो बस आज की हमारी क्लास में इतनी ही बातें हमें करनी थी, जो भी जरूरी था डिस्कस करना था वो सारी की सारी चीजें हो गई हैं और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हालांकि ये एक रिवीजन सेशन है जो प्रीलिम्स से पहले आपकी सभी चीजों को रिवाइज भी कराता है और बूस्ट भी करता है, बट फिर भी इन सभी चीजों के अलावा को मैं यही कहूंगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन करंट अफेयर को तैयार करने का है डेली करंट अफेयर। अगर आप डेली करंट अफेयर तैयार करते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो आपका करंट अफेयर काफी कंसोलिडेटेड भी रहता है और बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, क्योंकि एक साथ में इकट्ठे ही सभी चीजों को पढ़ लेना आपके लिए बोझिल हो सकता है और आपकी चीजों को अचानक से बिगाड़ भी सकता है। तो इसीलिए इकट्ठे बोझ के साथ पढ़ने से अच्छा है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा बनाएं। और इसीलिए रोज सुबह 9 बजे हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, जहां न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही काम होता है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ यहाँ रोज पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। हालांकि स्टडी IQ का एक नया बैच भी शुरू हुआ है और ये 7 मार्च से यानी कि कल से ही शुरू हुआ है और इस दौरान आप KL लाइव कोड यूज करते हैं तो आप ले सकते हैं बेस्ट डिस्काउंट। साथ ही आपकी पूरी की पूरी फीस भी रिफंड हो जाएगी अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिया है तो 10,999 के प्राइस से स्टार्ट हो रहा है ये बैच P2I और आप एनरोल करके तैयारी को अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे। और केवल ये बैच 2027 ही नहीं बल्कि 2028 वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी एक नया बैच शुरू हुआ है, तो आप लोग उस बैच के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, RX, वो सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अवेलेबल हूँ। क्लास की PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर ही शेयर होती है। तो जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर, QR कोड के स्कैन करके आप मेरा नाम सर्च करके भी। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को करनी थी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें अच्छे से हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, कुछ जानना समझना एक्स्ट्रा आप कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी इन सभी बातों के अलावा इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे स्टडी IQ मेरे साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, तैयारी करते रहे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।